हेलो गाइस, चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपना हमारा इंस्टीट्यूट दैट इज फार्माकोजेनेटिक्स। ग्रेट। देखो यार, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन अपन समझ रहे थे, ठीक है। इसमें लास्ट था बट वैसे सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का था, बट मुझे इस पर अलग वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिखा था, दैट इज फार्माकोजेनेटिक्स। देखो, कोई भी ड्रग होती है ना, उसमें जीन्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। इसी को अपन कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स, भाई की इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन अ ड्रग्स। और होता क्या है भाई, जैसे कि समझो क्या हो रहा है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन ड्रग्स। भाई जीन्स क्या बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, जहां पर ड्रग काम करता है, ठीक है। अगर मान लो जीन पावरफुल है, ठीक है ना, अगर मान लो जीन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, तो अगर मान लो आप एक नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जीन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज़्यादा एंजाइम बनाए, ठीक है, तो ड्रग को जल्दी मेटाबोलाइज कर लेगा, तो ड्रग काम ही नहीं करेगी। तो नॉर्मल डोज के साथ अगर जीन ज़्यादा पावरफुल है तो ड्रग फेलियर हो जाएगा, ड्रग काम ही नहीं करेगी। और अगर जीन लेस पावरफुल है, मेरी बात आ रही है समझ में, तो लेस पावरफुल है तो एक्चुअली ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, भाई ड्रग एक्सक्रीट ही नहीं होगी। आई मेरी बात समझ में। तो इस नॉलेज को अपन कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स, कि भाई जीन्स का क्या इफेक्ट है ड्रग पे, राइट। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, अगर मान लो भाई मुझे पता लग गया कि भाई ये प्रॉब्लम है इस इंसान का, मान लो जीन पावरफुल है, ठीक है, तो इसके लिए ड्रग फेलियर हो जाता है। कोई भी नॉर्मल डोज में ड्रग दे रहे तो ड्रग फेल हो रही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, अगर किसी की जीन पावरफुल है, मुझे पता है कि भाई इसके जीन पावरफुल है, ड्रग फेल हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, डोज बढ़ा दूंगा इस केस में। और अगर जीन लेस पावरफुल है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो रही है, तो मैं पहले से डोज कम कर दूंगा। आई मेरी बात समझ में। तो कहने का मतलब कि आपने एक इंडिविजुअल के हिसाब से ड्रग के डोज को बदला, या ड्रग थेरेपी को बदला। तो अगर मैं एक बात बोलूँ, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, ठीक है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन फार्माकोजेनेटिक्स, तो इसे अपन कहते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। आई मेरी बात समझ में। दोनों टर्म में डिफरेंस समझ में आया। एक तो है फार्माकोजेनेटिक्स और एक है फार्माकोजिनोमिक्स। तो फार्माकोजेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अपन ड्रग थेरेपी को मॉडिफाई करें, इसे अपन कहते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि फार्माकोजेनेटिक्स के कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से सबसे पहले देखो, दो एग्जांपल लेंगे। एक तो होगा अपना टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म, एक मैं आपको समझाऊंगा एंजाइम, यार इसको क्या हो गया, एक समझाऊंगा आपका एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एक अपन देखेंगे टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म, एक होगा एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अगर टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि समझो मान लो VKORC1 जीन है, ठीक है ना, उसका पॉलीमॉर्फिज्म है। VKORC1 जो जीन है उसका पॉलीमॉर्फिज्म है। VKORC मतलब विटामिन के एपॉक्साइड एक्चुअली रिडक्टेज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये जीन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे कि VKORC जो है वो एक्चुअली बनाता है VKOR, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, ठीक है। ये फिर एक्चुअली कोएगुलेशन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, कोएगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक कोएगुलेशन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है और फिर फाइनली कोएगुलेशन मिलता है। तो जो वार्फरिन होता है ना, वो इसी को इनिबिट करता है। बट समझ लो ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो ये ज़्यादा बनेगा, तो ये ज़्यादा इनिबिट नहीं होगा, ठीक है, फिर भी कोएगुलेशन देखने को मिल जाएगा। तो ओरल एंटी कोएगुलेंट की लेते हुए आपको कोएगुलेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से आप जब भी अपन वार्फरिन देते हैं तो आपको बहुत अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी वार्फरिन देते हैं तो हमेशा ये मेंशन किया जाता है कि आपको हमेशा मॉनिटर करना है PT एंड IN और INR, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमेशा आपको मॉनिटर करना ही रहता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। अगर एक और एग्जांपल की मैं बात करूँ तो RYR जीन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना भाई, RYR राइनोडाइन रिसेप्टर, ठीक है ना भाई। जैसे कि देखो होता क्या है, जैसे हेलोथिन हो गया, हेलोथिन, लिग्नोकेन, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। ये क्या ड्रग्स है, ये एक्चुअली क्या करती है, ये RYR रिसेप्टर पे काम करती है, ठीक है ना। तो ये RYR रिसेप्टर पे काम करती है, ये RYR रिसेप्टर पे काम करती है जो कि अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। ये मैंने आपको नर्व मसल फिजियोलॉजी में पढ़ाया था। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे RYR रिसेप्टर होते हैं। ये क्या करेंगे, कैल्शियम अपटेक करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ATPase। तो जब ATP की मदद से ये कैल्शियम अपटेक करते हैं तो ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से थोड़ी हीट जनरेट होती है। बट मान लो अगर ये RYR जीन ज़्यादा पावरफुल है तो RYR रिसेप्टर ज़्यादा बनेंगे, तो ये ज़्यादा एक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा ATP यूटिलाइज होगा, जिसकी वजह से एक बहुत गर्मी पैदा हो सकती है अगर ये चीज़ लेने पे, जिसे अपन कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया।
ये इनफैक्ट क्वेश्चन पता है फिजियोलॉजी में पूछते हैं। प्रॉब्लम ये फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, बट फिजियोलॉजी में बहुत बार पूछा जाता है कि सक्सेनाइलकोलिन से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कैसे होता है, तो ये इसका आंसर है, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं अब हम इसका क्या करें, अब हम इसका क्या करें, पॉइंट नहीं है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छी चीज़ के समझ होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली बात है। थर्ड, एस पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। एस यानी बताओ, एस यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है ना। तो अगर एस पॉलीमॉर्फिज्म है तो एस इनहिबिटर जो अपन देते हैं उसका इफेक्ट कम कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात है। बीटा 2 जो बीटा रिसेप्टर है, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर है, एगोनिस्ट है, ठीक है, अगर उसका पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है ना, उसका पॉलीमॉर्फिज्म है, तो बीटा रिसेप्टर जो बीटा अगोनिस्ट है उनका इफेक्ट कम कर देगा। ये सब वही वाली बात है, एचएमजी कोई रिडक्टेज, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था याद है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। तो ये स्टैटिन्स का इफेक्ट कम कर देगा अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो स्टैटिन वर्क कैसे करेगा, तो ये सब सेम लॉजिक पे वर्क कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में। अब मैं आपको अगला बताता हूँ, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये दोनों ही फार्माकोजेनेटिक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे कहने का क्या मतलब है, कि जीन के अकॉर्डिंग आपको दवाई देनी पड़ रही है, समझ में आई। एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, जैसे CYP2D6 अगर उसका पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, मैंने आपको बताया था CYP ये सब क्या है, साइटोक्रोम और ये सब कैसे नेमिंग वेमिंग ये सब बता चुके हैं अपन, मेटाबॉलिज्म अपन ने पढ़ा था जब बताया था, ठीक है। तो इसका पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली CYP2D6 जो है, ये जो एंजाइम है एक्चुअली ये मेटाबोलाइज करता है एंटीसाइकोटिक्स को, एंटी डिप्रेसेंट्स को, ठीक है ना। तो अगर जब भी अपन को कोई एंटीसाइकोटिक एंटी डिप्रेसेंट देना होता है तो मायो क्लिनिक की गाइडलाइंस है कि अपन को CYP2D6 जीनोटाइपिंग मैंडेटरी करनी ही रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लो CYP2C9 है, उसका पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये भी वार्फरिन को मेटाबोलाइज करता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी वार्फरिन पे वर्क करता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वार्फरिन पे एक और मैंने ये जीन का नाम बताया था, VKORC1 जीन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वार्फरिन के लिए दोनों चीज़ें बड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि वार्फरिन का क्या इफेक्ट आएगा। तो इनफैक्ट 25% पॉपुलेशन के अंदर वार्फरिन के डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं इन दो जीन की वजह से, इन दोनों की जीन के पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। एक है CYP2C19, नाम सुना होगा आपने, मैंने आपको बताया था, ये एक्टिवेट करता है क्लोपिडोग्रिल को। तो मान लो अगर ये इसका पॉलीमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग मान लो ये जीन लेस पावरफुल हो जाए तो ये कम होगा, तो क्लोपिडोग्रिल कम बनेगा। क्लोपिडोग्रिल मैंने आपको बताया था क्या है, एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करता है, एंटी एग्रीगेंट एक्शन शो करता है। तो पेशेंट क्लोपिडोग्रिल लेते हुए भी उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, MI आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो आपको ये नॉलेज मतलब होनी चाहिए कि भाई उसका जीन्स कितना पावरफुल है कि नहीं। अगला, ये नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जीन्स कैसे एक ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे अपन फार्माकोजेनेटिक्स का नाम देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे अपनी डोज बदलते हैं, जैसे अपन फार्माकोजिनोमिक्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से G6PD का पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। इसी मैं आपको कहता हूँ G6PD की डेफिशिएंसी में अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है ना तो हीमोलिसिस देखने को मिलता है। तो अगर जैसे एग्जांपल दूँ तो आइसोनियाजिड, तो अगर आप जैसा मान लो अपना आइसोनियाजिड लिया या फिर एंटी मलेरियल्स लिए, ठीक है ना, तो अगर G6PD की डेफिशिएंसी तो हीमोलिसिस देखने को मिलेगा। तो G6PD की डेफिशिएंसी भी बड़ा, इंसान जब भी अपन ये सब देते तो ये चीज़ें चेक करती है कि इसको कोई डेफिशिएंसी है कि नहीं G6PD की, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नेट पॉलीमॉर्फिज्म, नेट यानी एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एक्चुअली देखो इनके दो तरह के जीन हो सकते हैं, ठीक है, या तो हो सकता है NET1 या हो सकता है NET2। NET1 को अपन फास्ट एसिटाइलेटर्स भी कहते हैं, भाई ये जल्दी जल्दी एसिटाइलेशन कराते हैं। NET2 जिनमें अगर होगा, भाई किसी में NET1 होता है, किसी में NET2 होता है, तो किसी में NET2 होता है तो वो एक्चुअली स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। भाई स्लो एसिटाइलेटर मतलब अगर अपन ड्रग देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है। NET1 का मतलब ड्रग देंगे, ठीक है, तो फास्ट एसिटाइलेटर्स है तो ड्रग फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यही कारण है, जैसे कि अगर मान लो किसी के अंदर अपन ने आइसोनियाजिड दिया, ठीक है ना, तो आइसोनियाजिड एक्चुअली मान लो किसी के पास फास्ट एसिटाइलेटर्स है, ठीक है, ये किसी के पास स्लो एसिटाइलेटर है। तो अगर मान लो स्लो एसिटाइलेटर है तो क्या होगा, आइसोनियाजिड जो है वो उसी कंपाउंड में रहेगा, ठीक है ना, तो आइसोनियाजिड का पेरेंट कंपाउंड ही रहेगा। बट अगर फास्ट एसिटाइलेटर्स है, ठीक है ना, तो वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं तो पेरेंट कंपाउंड बना रहता है, तो उसके अंदर ऐसी आइसोनियाजिड का एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे अपन कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। और जो इसका मेटाबोलाइट है, ठीक है ना, वो एक्चुअली करता है हिपेटोटॉक्सिसिटी। तो अगर मान लो किसी में बहुत ज़्यादा ही स्लो एसिटाइलेटर्स है तो उसके अंदर आइसोनियाजिड देने पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी, और किसी को आइसोनियाजिड दिया
और हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, इसका मतलब उसके फास्ट एसिडाइलेटर्स है। हिपेटोटॉक्सिसिटी जैसे ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अपन लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा तो आप डोज को वैसे ही क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, जिससे ज़्यादा मेटाबोलाइट ना बने, ठीक है, जल्दी जल्दी एक्सक्रीट भी हो जाए, मतलब डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लेते हो। ऑफकोर्स डोज को बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि मेटाबोलाइट तो ज़्यादा ही बनेंगे, है ना। डोज को उतना करोगे कि इफेक्ट भी शो जाए और मेटाबोलाइट भी एक्सक्रीट कर जाए। और अगर आपको दिख रहा है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी दिख रही है तो आप डोज को कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डोज जो ड्रग है वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही, मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही। इफेक्ट तो शो कर दिया बट मेटाबोलाइज होकर निकले भी तो सही, एक्सक्रीट भी तो करे। समझे मेरी बात? तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना फार्माकोजेनोमिक्स कहलाता है। देखो यार, बोलने के लिए सब बढ़िया है कि भाई मतलब कहने के मतलब मैंने आपको फार्माकोजेनोमिक पे इतना सारी बातें बता दी, ठीक है। एंड बेसिकली अगर आप देखो तो एक हर इंडिविजुअल की जीनोटाइपिंग भी करी जा सकती है ना भाई। लाइफ में एक बार एक इंसान की जीनोटाइपिंग कर दो, उसको लाइफ टाइम जितनी भी ड्रग्स चाहिए होगी वो अपन सोच सकते हैं। बट इसे करना इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। ये लिमिटेड है, आपको नॉलेज है बट ये चीज़ इतना पॉसिबल नहीं है, नहीं की जा सकती है ना। तो इसी वजह से यार, मतलब नाम के लिए जेनेटिक्स है बट अपन इस चीज़ को ऐसे ही डिसाइड करते हैं। जैसे वारफरिन है तो कोई अपन इसके लिए कोई जीनोटाइपिंग नहीं करते, अपन PTINR का टेस्ट करते रहते हैं। भाई हिपेटोटॉक्सिसिटी आएगी तो लिवर फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप जीनोटाइपिंग करके चेक करो कि NET1 जीन है कि NET2 जीन है। समझे मेरा पॉइंट? तो बेसिकली अपन तो इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। अपन को पता है कि बेसिक क्लिनिकल रूटीन के अंदर ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लम करती है, तो पहले स्लो या कम डोज से स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स रहते तो डोज बढ़ाते, ठीक है ना। तो टॉक्सिसिटी होने नहीं देते, ड्रग फेलियर भले ही हो जाए। समझे मेरी बात? वैसे तो फेलियर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम बढ़ जा सकती है। तो बेसिकली नॉलेज होना पॉइंट नहीं है, बट रूटीन एप्लीकेशन में इसको यूज़ नहीं करते। कुछ आपको छोटा मोटा ये देखने को मिल जाएगा, G6PD डेफिशिएंसी के लिए कुछ टेस्ट करते हैं तो ये सब देखने को मिल जाएगा बाय चांस। बाकी एज सच ऐसी चीज़ें नहीं करी जाती, ठीक है। सो गाइस, फार्माकोथेरेपी का अपन ने एक नया एस्पेक्ट पढ़ा है ना, कि भाई फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन क्या क्या है। बहुत सारे थे जिसमें से फार्माकोजेनेटिक्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे रैशनल ड्रग ऑफ मेडिसिन, कि भाई सब जान लिया कर लिया, मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक दो टॉपिक और बाकी है, इसके बाद फिर चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल्स और ADR और फार्माकोविजिलेंस फिर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।